जिंदगी का ये नया मोड़ यू टर्न साबित हुआ था। वजदान अजीब नजरों से अपने घर के गेट को देख रहा था, जहां से 10 साल पहले क्यामत की रात को उसने एक दिल दहला देने वाले सफर का आगाज किया था। आज वो सफर खत्म हुआ। आफाक ने टैक्सी की डिग्गी में से बैग निकालकर पैसे देकर ड्राइवर को फारिग किया, फिर गेट के पास आकर घंटी बजा दी। 11-12 साल के बच्चे ने छोटा गेट खोलकर बाहर गर्दन निकाली, फिर पूरा बाहर आ गया। आफाक अंकल, आप आ गए? वो लाहौर से मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं ना? ओ नो, आफाक ने अपना माथा पीटा। सॉरी जावर बेटा, तुम्हें चॉकलेट्स अभी नहीं मिल सकती, वो मेरे सामान में, और सामान मैंने एयरपोर्ट से ही पापा के साथ घर भेज दिया। चलो खैर, शाम में ले आऊँगा। बच्चे को उदास होते देखकर आफाक जल्दी से बोला, प्रॉमिस? उसने उंगली दिखाकर मशकूक अंदाज में कहा, पक्का प्रॉमिस। तो ठीक है, मगर मनाहिल को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो मोटी सारी चॉकलेट्स खा जाएगी। उसने फौरन राजदारी का वादा लिया। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये कौन है? अब उसकी नज़र सर उठाकर अपने घर को देखते वजदान पर पड़ी थी। आपाक के होंठ मुस्कुराने लगे, फिर वो बच्चे के पास आकर सरगोशी से बोला, जाकर दादी से कहो वजदान चाचू आए हैं। ये वजदान चाचू हैं? वो इतनी जोर से बोला कि आफाक कानों पर हाथ रखकर पीछे को हट गया। वजदान भी उस तरफ देखने लगा था। ये सरप्राइज मेरे लिए नहीं है, अंदर जाकर दादी को बताओ, और हाँ, आवाज़ उससे दुगनी होनी चाहिए। वो कान मसलते हुए कह रहा था। अरे जाना यार। आफाक ने आंखें फाड़कर वजदान को देखते बच्चे को जबरदस्ती अंदर की तरफ धकेला। वो भी जैसे होश में आ गया और चिल्लाता हुआ अंदर भागा। दादी दादी, वजदान चाचू आगे। उसे भेजकर आफाक ने बैग उठाकर कंधे पर रखा, फिर जैसे बच्चे की उंगली पकड़कर वजदान से कहा, जनाब, आपको आपके घर में आने का दावतनामा मैं तो दूंगा नहीं, इसलिए खुद ही अंदर आ जाएं। और वो बच्चे को लिए अंदर चला गया। जावर के लाउड स्पीकर ने काम दिखा दिया था। आयशा, मुस्तफ़ा और अनीका आगे पीछे सते चेहरों के साथ बरामद हुई थी, मगर आफाक को देखकर उनकी आंखों की जोत बुझ गई। तभी वजदान छोटे सर अंदर किए छोटे गेट से अंदर आया। वो सीधा हुआ और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही आयशा मुस्तफ़ा दीवानी हो गई। वो तेजी से उसकी तरफ आई और उसे अपने साथ लिपटा लिया। सावन भादों की तरह उनकी आंखें बरसने लगीं। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लिए पलकें झपक झपक कर उसे देखने लगी। कैसे हो बेटा? थक चुका हूँ, उसने धीरे से कहा, और आयशा मुस्तफ़ा की ममता उमड़ आई। माँ बारी कहकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो बेतहाशा उसके सर और शानों को चूम रही थी। उसे माँ का चेहरा याद आया था या नहीं, मगर ममता ने अपनी पहचान करा दी थी। बचपन में जब वो खेलते खेलते थक जाता तो माँ की गोद में आकर सो जाता। आज तो उसके साथ बरसों की थकन थी। उसने अपने बाजू उनके गिर्द फैला लिया और आंखें सुकून से बंद कर लीं। आयशा, ये जावर क्या कह रहा है? मुस्तफ़ा अजीम की कामती आवाज़ पर वो उनकी तरफ मुड़ी और वजदान उनकी निगाहों के सामने आ गया। वजदान? उन्होंने सरगोशी में उसका नाम लिया। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ चले आए। उनके कदमों में लड़खड़ाहट थी और उनका चेहरा जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वो बेयकीनी से उसे देखते हुए फिर खींचकर उसे गले लगाया। कितनी देर वो उसे सीने से लगाए खड़े रहे। आखिर आफाक आगे आया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अंकल, आइए अंदर चलकर बैठते हैं। चलें भाभी, सबको अंदर ले जाने, उसने गुमसुम खड़ी अनीका से कहा, जो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो चौंकी, फिर जल्दी जल्दी कहने लगी, हाँ हाँ अंदर चलो। आए अम्मी, अब्बू आप भी चलें। फिर वजदान के बाजू पर हाथ रखकर उसका चेहरा गौर से देखते हुए बोली, बहुत ही इंतजार किया है तुम्हारा, अब आई गए हो तो दरवाजे पर ना खड़े रहो। सबको बिठाकर लाउंज के पंखे चलाती वो खुद भी बैठ गई, मगर फौरन ही उठ गई। अरे, मुजम्मिल को बताने का ख्याल ही नहीं, मैं उन्हें फ़ोन करके आती हूँ। वो फ़ोन करके लौटी तो हर कोई खामोश था। बड़े सोफे पर मुस्तफ़ा अजीम वजदान को पहलू में लिए बैठे थे, जो साकित नज़रों से टेबल को घूर रहा था। दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़कर बैठी आयशा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आंसू भी पूंछती जा रही थी। आपाक अलग वजदान के बेटे को साथ दिए गुमसुम बैठा था और खुद अनीका के दोनों बच्चे कोने में छुपे आने वालों का जायजा ले रहे थे। अनीका इस खामोशी पर हैरान हुई। ये क्या भाई, इतने सालों बाद वजदान लौटा है, फिर भी गुमसुम बैठे हैं, कुछ बोले अम्मी? और अब्बू आप भी जरा साहबजादे के कान तो खींचिए, आखिर इसने हमें इतना परेशान क्यों किया? सवाल तो बहुत से करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वजदान मुझे छोड़ के जा सकता है। ये मेरे बगैर 10 दिन नहीं रह सकता था, आज 10 साल गुजार कर आया है। मैंने 10 साल नहीं गुजारे अब्बू, 10 सालों ने मुझे गुजार दिया। उनकी बात पर वजदान अजीब से लहजे में बोला, कैसी बातें कर रहे हो? आयशा मुस्तफ़ा को उसका ठहरा हुआ लहजा खौफजदा कर रहा था। कुछ तो माँ बाप का ख्याल करो वजदान, तुमने पहले ही बहुत दुख दिए हैं। ये कहकर वो रोने लगी तो अनीका उठकर उन्हें चुप करवाने लगी। गेट पर किसी ने बेल बजाई। क्या बात है? मुजम्मिल तो भाई के आने का सुनकर उड़ के आ गए। मुजम्मिल की आमद का अंदाज़ा लगाकर अनीका
कहते हुए उठी। कुछ सेकंड पर मुजम्मिल दौड़ता हुआ लाउंज में आया था। मुजम्मिल, देखो जरा कौन आया है। मुस्तफ़ा अजीम अब संभल चुके थे, मुस्कुरा कर बोले। आपने इससे पूछा ये अब यहाँ क्यों आया है? उसका चेहरा तिमतमा रहा था। वजदान को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी थी, मगर लहजा अजनबियत लिए हुए था। फिर चुटकी बजाकर वजदान को उठने का इशारा करते हुए वो सख्त आवाज में बोला, उठो और अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या कह रहे हो मुजम्मिल? इतने सालों बाद तो वो आया और तुम उसे जाने को कह रहे हो? आयशा बेचारगी से बोली। बाकी भी हर कोई इस सूरत हाल पर घबरा गया था। मुजम्मिल धाड़ा, ये यहाँ नहीं रह सकता। मुस्तफ़ा अजीम भड़क के, बस करो मुजम्मिल, तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है। उसने जाने का फैसला किया, आपसे पूछ कर किया था। सुकून से बैठे वजदान को अपनी तरफ देखता पाकर गुस्से से बोला तो अनीका परेशान हो उठी। छोड़िए मुजम्मिल, अब तो वो लौट आया है। मुजम्मिल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अरे इसका क्या भरोसा, कल फिर उठकर निकल पड़े। मुझे क्या ढूंढने के सिवा और कोई काम नहीं? जब दिल चाहा चले गए, जब दिल चाहा आ गए। कोई मजाक है? दिल का मोहब्बत उसकी, जज्बात इसके, बाकी हम सब तो बेहिस हैं। बोलते बोलते वो एकदम आंखों पर हाथ रखकर पलट गया, फिर एकदम मुड़ा और वजदान को बाजू से पकड़कर उठाते हुए अपने बाजुओं में जकड़ लिया। उसने देखा उसकी पलकें नम हो रही थी। फिर वो वार्निंग देने के अंदाज में बोला, अब अगर तुम बताए बगैर कहीं गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो उसे गले लगाए कह रहा था, आइंदा पर क्यों छोड़ते मुजम्मिल भाई, अभी तोड़ दे, ना टांगे होंगी ना कहीं जा सकेगा। अनीका तो वाकई नहीं करना चाहिए, अब तो ये हिस्ट्री चैप्टर हो गया है। आफाक हंसकर बोला। वजदान, तुम्हें क्या मिला? कुछ देर बाद जब सब नॉर्मल होकर बैठ चुके और अनीका सबको स्क्वाइश सर्व करने लगी तो मुजम्मिल ने बातों के दौरान आफाक से पूछा। आफाक ग्लास टेबल पर रखकर सोफे पर आगे आते हुए कहने लगे, आपको तो पता है मैं लाहौर गया हुआ था। वहां लाहौर हाई कोर्ट में पापा किसी चौधरी नवाज के हक में केस लड़ रहे थे, जिनका बॉर्डर के पास वाक़ गांव चिंगवाली में अपने ही गांव के बारसूख शख्स ने जमीन के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। पापा की तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब रही थी, इसलिए जब फैसले की तारीख आई तो मैं पापा के साथ चला गया। फैसला चौधरी नवाज के हक में हुआ और उन्होंने खुश होकर पापा को खाने की दावत दे दी। मैंने सोचा अच्छा है, गांव की खुली फिजा में उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। 2-3 दिन के लिए पापा को लेकर गांव चला गया। वहीं मुझे वजदान मिला। पिछले 10 साल से ये गांव के एक मौलवी साहब के साथ रह रहा था। मौलवी साहब का जिक्र करते हुए आफाक को वजदान के मुतल्लिक उनकी कुछ बातें याद आईं और वो एक हाथ से पेशानी मसलते सोच में डूब गया। वजदान का बेटा अब तक तो चुप करके बैठा आंखें घुमा घुमा कर एक एक को देख रहा था, मगर मौलवी साहब का जिक्र सुनकर वो मचल गया और अपनी जगह से उठकर दौड़ता हुआ वजदान के बाजू से आ लगा। अब्बू घर चले? बेटा अब हम यहीं रहेंगे, वजदान ने प्यार से समझाया, पर वो माना ही नहीं और कहता रहा, नहीं अबू ये घर अच्छा नहीं है, मौलवी साहब के पास चले। अभी तक किसी ने बच्चे की मौजूदगी को अहमियत नहीं दी थी और अब वो मुंह बसोरता बच्चा वजदान को अब्बू कह रहा था। आफाक को छोड़कर हर कोई इस तरफ मतवज्जे हो गया जो अभी तक अपनी सोच के ताने बाने बुन रहा था। ये तुम्हारा बेटा है? मुस्तफ़ा अजीम हैरत के साथ वजदान से गोया हुए। वजदान ने उनकी तरफ देखकर कहा, हाँ, और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इधर आओ मेरे पास। मुस्तफ़ा अजीम ने हाथ पकड़कर बच्चे को खुद से करीब कर लिया। हम तुम्हारे दादा हैं, हमें बताओ अब्बू से क्या कह रहे थे? मौलवी साहब के घर जाना है, उसकी फरमाइश पर वो बोले। तुम्हें ये घर पसंद नहीं? बच्चे ने मुंह बनाते हुए इनकार में सर हिला दिया। मुस्तफ़ा अजीम मुस्कुरा कर बोले, लेकिन आपको ये घर तो अच्छा लगना चाहिए, ये आपके दादा का घर है, आपके अब्बू का घर है, मेरा नहीं है। बच्चा काफ़ी होशियार था, लिस्ट में अपना नाम ना पाकर पूछने लगा। मासूमियत से पूछे गए इस सवाल की चालाकी पर सब हंस पड़े तो वो पजल सा हो गया। मुस्तफ़ा अजीम उसे प्यार करते हुए बोले, सबसे ज़्यादा तो ये घर आपका ही है, बल्कि सिर्फ आपका है। अगर मैं और अब्बू तुम्हारा ठीक से ख्याल ना रखे तो हमें घर से बाहर निकाल देना, ठीक है? उसके सादतमंदी से कहने पर एक बार फिर सब हंस पड़े। मुझे तो अपने पोते से मिल लेने दे। आयशा बेताब हुई जा रही थी। जल्दी से बोलकर बच्चे को अपने पास बुलाकर गोद में बिठा लिया। मुजम्मिल भी उठकर उनके पास आ बैठा और बच्चे को प्यार करने लगा। मैं तुम्हारी दादी और ये तुम्हारे ताया अब्बू हैं, उन्होंने अपना और मुजम्मिल का तारुफ करवाते हुए कहा। अगर तुम हमारे पास रहोगे तो ताया अब्बू रोज तुम्हें सैर पर लेकर जाएंगे। रोज? वो रोज को लंबा खींचकर बोला, हाँ रोज। जावेर और मनाहिर को भी रोज सैर पर लेकर जाता हूँ, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। फिर वो अपने बच्चों से बोला, जावेर, मनाहिर, इधर आओ बेटा, देखो वजदान चाचू का बेटा आया है।
बच्चे कोने से निकलकर बाप के पास आके मुजम्मिल और अनीका उनका आपस में तारुफ कराने लगे तो आयशा वजदान की तरफ मतवज्जे हुई। बेटे को तो ले आए हो वजदान, पर बेटे की माँ कहाँ है? उनकी शोखी के जवाब में वजदान पल भर को चुप सा हो गया, फिर आहिस्ता से कहा, वो तो इससे पैदा करके छोड़ गई। वजदान की झुकी हुई आंखें, रुका हुआ लहजा, उन सबको जैसे सांप सूंघ गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे पल भर में बुझ गए थे। माहौल के बोझलपन को कम करने के लिए मुस्तफ़ा अजीम मस्नूई बशाशत का सहारा लेकर बोले, अनीका बेटे, बच्चा लंबे सफ़र से आया है, ज़रा इसे नहला धुलाकर कपड़े बदलवाओ ताकि हमारा पोता शहज़ादा लगने लगे। वो फ़ौरन उठ गई। चलो ताई अम्मी नहलाकर पाला पाला सा बच्चा बना देंगी। आप रहने दे, मैं नहला देता हूँ। वजदान फ़ौरन बोलता हुआ उठ गया। अनीका हंस दी। ये काम औरतों के करने के हैं, वजदान ने मतानत से जवाब दिया। आप ठीक कह रही हैं, मगर इसके पास माँ ही नहीं जो इसके काम करती, इसलिए ये सब मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा चलो मुझे इसके कपड़े तो निकाल दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। वजदान ने आफाक के पैरों के पास रखा बैग उठाया और अनीका की तकलीद में चल पड़ा। उनके जाने के बाद मुजम्मिल ने सोच में डूबे आफाक को देखा, फिर उठकर उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया और अचानक उसकी आंखों के सामने जोर से चुटकी बजाई तो आफाक हड़बड़ा गया। क्यों भाई, ये तुम दोनों दोस्तों को गुम होने की बीमारी है? वो चलते चलते गुम हो जाता है, तुम बैठे बैठे गुम हो जाते हो। मुजम्मिल भाई, मुझे आपसे वजदान के बारे में एक अहम बात करनी है। उसके मजाक के जवाब में आफाक संजीदगी से बोला। क्या बात है? मुजम्मिल भी संजीदा हो गया। देखिए बात कुछ इस किस्म की है कि आपको हौसले से सुननी होगी। ऐसा क्या हो गया आफाक? आयशा ने तो बात सुनने से पहले ही हाथ पांव छोड़ दिया। आफाक जल्दी से बोला, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं आंटी, इसमें कोई शक नहीं। बात परेशानी की है, मगर ऐसा नहीं कि इस परेशानी को हल न किया जा सके। तुम बात बताओ आफाक। मुस्तफ़ा अजीम को उसकी पहेलियां बुझवाने से उलझन हो रही थी। दो टोक अंदाज में कहकर वो खुद को किसी बुरी खबर के लिए तैयार करने लगे। आफाक ने कहना शुरू किया, दरअसल बात यह है कि मलीहा का इंतकाल हो चुका है। इतना बोलकर वो किसी रद्द अमल के इंतज़ार में रुका, मगर वहाँ तासुरात बेजान ही रहे, बल्कि उसे रुकता देकर मुजम्मिल सपाट लहजे में बोला, हाँ फिर? आफाक ने अफसोस से उसे देखा। इतने साल बाद भी उनके दिलों में मलीहा के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने अफसोस को झटक कर कहने लगा, फिर यह कि वजदान इस सदमे को सह नहीं सका और उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। या आम लफ्ज़ों में आप यूं समझ लें कि वो पागल हो गया था। अब आफाक ने उनके चेहरों पर जानकनी के तासुरात देखे थे। आफाक का दिल खराब होने लगा। अपने बेटे को सही सलामत देकर भी उसके गुजरे हुए हाल को सुनकर इतनी परेशानी, और मेरी बहन की मौत से भी फर्क नहीं पड़ता। मामला अगर उसके अजीज दोस्त का ना होता तो शायद वो उठ ही जाता, पर कड़वा खून भरकर कहता गया। वजदान मौलवी साहब के पास उसी पागलपन की हालत में पहुंचा था, मगर फिर उनकी कोशिशों और कुछ बच्चे की खातिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभाल लिया और नॉर्मल इंसान की लाइफ गुजारने लगा। मगर असल मसला यही है कि वो बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आता है, मगर अभी तक उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं हुई, और इसका सबूत यह है कि उसे 10 साल पहले की अपनी ज़िंदगी याद नहीं रही। मुस्तफ़ा अजीम जल्दी से बोले, ये तुम कैसे कह सकते हो जबकि तुमने खुद देखा है वो हमसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे हैं। आपको अगर उसका अंदाज नॉर्मल लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपने उसके रवैये को महसूस नहीं किया। अंकल, आप महसूस करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि उसके रवैये और आंखों में कितनी गैरियत है। आयशा बोली, वो गैरियत नहीं, नाराज़गी है। नाराज़ तो वो पहले से था, मलीहा के बाद नाराज़गी और बढ़ गई होगी, इसीलिए वो ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। आप समझ नहीं रही, जब मैं गांव में वजदान से मिला तो वो मुझे पहचान नहीं पाया, मुझे उससे अपना तारुफ करवाना पड़ा था। लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों चला आया? मुजम्मिल ने नुक्ता उठाया। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात हमारे शऊर में जमा होते रहते हैं। जब हम कोई बात भूल जाते हैं तो दरअसल वो हमारे शऊर से निकलकर लाशऊर में चली जाती है। हो सकता है वजदान के लाशऊर में मेरी पहचान हो, लेकिन उसका शऊर मुझे पहचान नहीं पा रहा, और इसी कन्फ्यूजन में ना तो वो मुझे रिजेक्ट कर पा रहा है और ना एक्सेप्ट कर रहा है। उसके मोहतात रवैये से तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल ये बात तो कोई ज़हनी अमराज का माहिर ही सही तौर पर बता सकता है कि ऐसा क्यों है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम एक मफरूज़े की बुनियाद पर वजदान को पागल करार देकर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं? वजदान अजीम के लहजे में नागवारी थी। आफाक बुरा मुंह बनाए बगैर रसान से बोला, बात सिर्फ एक मफरूज़े की नहीं अंकल, वजदान को विजन भी होते हैं। कैसे विजन? मुजम्मिल ने पूछा। उसे मलीहा नजर आती है, आफाक ने जवाब दिया। वो तीनों कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे, मगर आफाक कहता गया,
पहले मुझे भी मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया था, पर मैंने अपनी आंखों से वजदान को अकेले बैठकर बातें करते देखा है। वो बोलते हुए इस तरह सामने की तरफ देख रहा था जैसे वहां पर कोई मौजूद हो। फिर वो तवक्कुफ के बाद हमदर्दी से बोला, मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मुझे भी इस तरह सोचकर बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर वजदान को कोई जहनी मर्ज लाहक है तो फ़ौरन इलाज ज़रूरी है। पहले ही 10 साल की ताख़ीर हो चुकी है। फिर तसल्ली देने के लिए कहने लगा, लोग ये समझते हैं कि ज़हनी मरीज़ कभी ठीक नहीं होते, मगर ये सोच गलत है। ज़हनी मरीज़ भी नज़ला ज़ुकाम की तरह होते हैं, इलाज कराने से ख़त्म हो जाते हैं। ज़हनी मर्ज़ भी नज़ला ज़ुकाम की तरह होते हैं, इलाज कराने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इलाज ना कराने से मर्ज़ और भी बिगड़ सकता है। मेरा ख़्याल तो यही है कि अगर एक बार वजदान को साइकियाट्रिस्ट से मिलवा लिया जाए तो बेहतर होगा। वो आहिस्तगी से कहकर चुप हो गया, फिर कुछ देर के बाद जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर पलट कर बोला, आप चाहे मेरी बातों पर यकीन ना करें, पर इतनी एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि वजदान से उसके माजी के बारे में ऐसी कोई बात ना पूछे जो उसे दुख दे सके, खास तौर पर मलीहा के बारे में। फिर वो अलाफिस कहकर चला गया और वो तीनों उसकी बातों में उलझ गए थे कि उसे खाने पर रोकने का ख्याल ही नहीं आया। क्या बात है, जितनी बार आती हूँ आप लोग खोए हुए मिलते हैं। अनिका लाउंज में आई तो उनके पुरसोच की परछाइयाँ देखकर बोली, वजदान कहाँ है? मुजम्मिल ने पूछा। बच्चों के साथ बाथरूम में अपने बेटे को नहला रहा है। साहबजादे ने उधम मचा रखा है, वो हल्के से अंदाज में बोलकर मुस्कुराने लगी तो मुजम्मिल ने उसे देखकर कहा, इधर आकर बैठो। अपने शोहर के लहजे में संगीनी को महसूस करके उसने गौर से सास ससुर का जायजा लिया। उनके चेहरे भी सते हुए थे। क्या बात है? उसने बैठकर पूछा। फिर मुजम्मिल ने आफाकी की सारी बातें उसके सामने रख दी। वो सुनकर खामोश होगी, फिर कहा, अगर वजदान मलीहा के लिए घर छोड़ सकता है तो मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो मलीहा की मौत के सदमे से भी गुजर जाए। तुम यकीन करती हो? मुजम्मिल बोला। यकीन ना करने की कोई वजह भी तो नहीं। मलीहा के लिए उसकी फीलिंग्स किससे छुपी हैं? और यादाश्त वाली बात? मुजम्मिल ने अब के ज़रा टेढ़ा सवाल किया। वो सोचते हुए बोली, कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने वजदान में गायब दिमागी की कैफियत महसूस किया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि यादाश्त खो चुका है। वो चुप हुई तो मुजम्मिल बोला, तुमसे ये सारी बातें कहने का मकसद है कि तुम इस बात का ख्याल रखो कि घर में ऐसी कोई बात ना होने पाए जो उसे डिस्टर्ब कर दे। पता नहीं आफाक का अंदाज़ा सही है या गलत, लेकिन एहतियात करना बेहतर है। मैं ख्याल रखूंगी। फिर मजीद कहा, आप अम्मी अब्बू को लेकर आ जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। वजदान अपने बेटे के साथ खाने के टेबल पर आया। वजदान ने पहले बच्चे को कुर्सी पर बिठाया, फिर अपने लिए कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके बाद वो बेटे की प्लेट में खाना निकालने लगा तो अनीका ने उसके हाथ से सालन का चमचा लेकर कहा, तुम आराम से अपना खाना खाओ, इसे मैं खिला दूंगी। और बच्चे के लिए खाना निकालने लगी। वजदान ने इस बार कोई तौरज़ नहीं किया और अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगा। अनीका ने बस खाना निकाल कर दिया। उसके बाद वो खुद ही नवाले बना बना कर सफाई से खाने लगा। अनीका उसके बराबर वाली चेयर पर बैठ के और सालन का डोंगा अपनी तरफ करते हुए उससे बोली, बाथरूम में तुमने उधम मचा रखा था, पर अब कैसे शराफत से खाना खा रहे हो? अब्बू कहते हैं खाने के वक्त शरारतें नहीं करते। छोटे बच्चे की संजीदगी बड़ी पुरलुत्फ लगी। वो मुस्कुरा कर बोली, बातें बड़ी बड़ी करते हो, पर तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। आपने पूछा कब? मुस्तफ़ा अजीम को पानी पीते हुए अच्छू लग गया। संभल कर अनीका, आखिर वकील का बेटा है। फिर उससे बोले, चलो आप पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? काका। उन्होंने उन्होंने उसका मासूमियत भरा चेहरा गौर से देखा। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये बच्चा बहुत होशियार है। उन्हें शक हुआ वो मजाक कर रहा होगा। काका तो अब्बू कहते होंगे, असल नाम क्या है? नाम तो यही है। हिचकिचा कर बोलते वो वजदान को देखने लगा तो मुस्तफ़ा अजीम उससे बोली, वजदान, अपने बच्चे का नाम तो बता दो। वो सोच में पड़ गया। नाम तो कोई नहीं है क्या? आयशा हैरान रह गई। हद होगी वजदान, बच्चा इतना बड़ा हो गया और तुमने अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा? कभी ख्याल ही नहीं आया। वो जुज़बुज़ होने लगा तो मुजम्मिल जल्दी से बोला, इट्स ओके यार, नहीं रखा तो अब रख लेते हैं। बल्कि अब्बू, मेरे बच्चों के भी नाम आपने रखे हैं तो वजदान के बेटे का नाम भी आप ही रखें। मुस्तफ़ा अजीम खाना छोड़कर नाम सोचने लगा। शयान मुस्तफ़ा कैसा रहेगा? आयशा बोली, एकदम मेरे पोते के शयान शान। क्यों वजदान, नाम पसंद आया? हाँ, शयान अच्छा नाम है। उसे भी दिलचस्पी हुई। इसका मतलब शयान मुस्तफ़ा फाइनल है? मुजम्मिल ने पूछा। बिल्कुल, अनीका ने कहा तो मुजम्मिल बच्चे की तरफ देख कर बोला, अब बताओ भतीजे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मेरा नाम शयान मुस्तफ़ा है।
वजदान को खाने में ज़रा भी रग़बत नहीं थी, बस शयान के इंतज़ार में बड़ी देर के बाद नवाला मुँह में रखता और आराम आराम से चबाने लगता। शयान खा चुका तो उसने भी खाने से हाथ खींच लिया। अरे ये क्या वजदान, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, आयशा टोक कर बोली। बस अम्मी और दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, फिर शाम में बातें करेंगे, उन्होंने खुशदिली से इजाज़त देते हुए कहा। मगर वजदान कुर्सी से उठा ही नहीं। उसे सर झुकाकर सोच में डूबे देखकर मुस्तफ़ा बोले, क्या सोच रहे हो? उसे लगा जैसे वो झिझक रहा है, फिर धीरे से बोला, मेरा कमरा कहाँ है? सबने दम साथ लिए। 10 क्यों 20 साल भी गुजर जाए तब भी कोई अपने कमरे का रास्ता नहीं भूलेगा। तुम चलो, मैं बताती हूँ। अनीका ने सिचुएशन को संभाल लिया था। वजदान ने शयान का हाथ पकड़ा और अनीका के पीछे पीछे डाइनिंग रूम से निकल गया। मुजम्मिल हाथ में पकड़ा नवाला प्लेट में रखकर उठ गया। कहाँ जा रही हो मुजम्मिल? पहले खाना तो ख़त्म कर लो। मुतफक्किर से मुस्तफ़ा अजीम उसे खाने के बीच में उठता देकर बोले। मुजम्मिल ने पलट कर धीरे से कहा, एक दोस्त को फ़ोन करने जा रहा हूँ, उसके ताया बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। इसका मतलब समझकर मुस्तफ़ा और आयशा चुप के चुप रह गए। फिर मुस्तफ़ा अजीम पस्त आवाज़ में बोले, कोशिश करना कल की ही अपॉइंटमेंट मिल जाए। मुजम्मिल ने उनकी तरफ देखा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया था। मुजम्मिल ने उसकी खबर आफाक को भी दे दी। एक वही तो था वजदान के रोज़ो शब का साथी, उसे वजदान के बारे में सब कुछ इल्म था। आफाक, तुम 8 बजे तक क्लिनिक पहुंच जाना, मुजम्मिल ने याद दहानी करवाई। ज़रूर मुजम्मिल भाई, वजदान के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुजम्मिल ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया और नज़रें एक नुक्ते पर मरकूज़ कर ली, जैसे गहरी सोच में हो। आफाक 8 बजे क्लिनिक पहुंचा तो उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो और डॉक्टर अहमद साथ साथ ही क्लिनिक में दाखिल हुए थे। आफाक ने जब अपना तारुफ करवाया तो वो बहुत तपाक से मिले। ओह, तो आप हैं वजदान के दोस्त? मुजम्मिल से फ़ोन पर आपके बारे में बात हुई थी। वो भारी डील डोल के दरमियानी कामत वाले शख्स थे, जिनकी उम्र 60 के पेटे में थी। बच्चों जैसे मासूम चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, सर के बाल भी सफ़ेद थे जो इतने हल्के हो चुके थे कि तकरीबन गंजे नजर आते थे। मोटे इत्सों की ऐनक पहने उनकी आंखें चमकती महसूस हो रही थी। वो आफाक को साथ लिए अपने रूम में आके अपनी चेयर पर बैठकर उन्होंने सामने कुर्सी पर बैठे आफाक को मुस्कुरा कर देखा तो यूँ लगा जैसे कोई बच्चा शरारत पर आमादा हो। फिर दिलचस्पी से बोले, तो बताएं आफाक, मुझे सुनाने के लिए आपके पास क्या है? सुनाने के लिए इतना कुछ है डॉक्टर साहब कि मुझे लगा कि इस दास्तान की तवालत में उलझ कर कहीं कोई अहम बात बताने से ना रह जाए, इसलिए मैं अपनी इन यादाश्तों को लिख लाया हूँ जो वजदान से मुतल्लिक है। आफाक ने फाइल टेबल पर रखकर उनकी तरफ खिसका दी। अरे ये तो आपने कमाल का काम किया है। वाकई तवील गुफ्तगू के दौरान बहुत सी बातें जहन से महू हो जाती हैं। बच्चों की तरह खुश होकर उछलते हुए उन्होंने फाइल पकड़ ली, फिर उसके अंदर सफ़ों को हाथ में लेकर तेजी से गिराते देखा, फिर फाइल बंद करके कहा, बस फिर आप चाहें ताकि मैं इन सफ़ों को पढ़ सकूं? जी बिल्कुल। उनके जुमले के साथ ही आफाक खड़ा हो गया। जाते जाते अपना नंबर ज़रूर देते जाइएगा ताकि अगर मेरे जहन में कोई सवाल आ जाए तो बराह रास्त आपसे कांटेक्ट कर सकूं। श्योर। आफाक ने अपना कार्ड निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। सब रात का खाना खा रहे थे जब फ़ोन बजने लगा। मुजम्मिल, मैं देखता हूँ कहकर नवाला प्लेट में रखकर उठा और फ़ोन का रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर अहमद अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ अंदाज में बोले, बरखुरदार, हेलो हाय से काम नहीं चलेगा, भाई को लेकर क्लिनिक आ जाओ, अब उससे मिलना ज़रूरी हो गया है। आप वक्त बता दें, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। देखो मियाँ, वैसे तो हमारे पास 2 हफ्ते का टाइम नहीं था, मगर वजदान का केस पढ़ने के बाद मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए। अब अगर तुम सुबह 9 बजे आ सकते हो तो मैं अपनी कल सुबह की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देता हूँ। उनकी बात सुनकर मुजम्मिल जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे लेकर सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँगा। फिर ऐसा है कि वजदान को क्लिनिक लाने से पहले ख़ास चीज़ तुम्हें मुझ तक पहुँचानी होगी। मुजम्मिल ने ध्यान से उनकी बात सुनी और चूंकि खाने के टेबल पर वजदान मौजूद था और फ़ोन डाइनिंग टेबल से बहुत दूर नहीं था, इसलिए मोहतात अंदाज में कहा, आप फिक्र मत करें अंकल, आपकी मतलूबा चीज़ अब्बू के पास है और मैं उनसे वो लेकर आधे घंटे में आपके घर पहुंच रहा हूँ। फ़ोन रख कर वो मुस्तफ़ा अजीम से बोला, अब्बू आप ज़रा अपने कमरे में आएंगे? उन्हें मुजम्मिल के लहजे में गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वो फ़ौरन उठ के चलो। उनके साथ बैठा शयान, जो इन थोड़े से दिनों में ही उनसे हिल गया था, उन्हें जाते देखकर वो भी खाना छोड़कर उठ गया। शयान, खाना खा कर जाओ। अनीका ने उसे उठते देखकर टोका भी, मगर वो खा लिया ताई अम्मी कहकर मुस्तफ़ा अजीम के कमरे की तरफ भागता चला गया। जब वो
उछलता कूदता उनके कमरे में पहुंचा तो वो स्टडी टेबल का दराज खोलकर खड़े थे। फिर उन्होंने दराज में से एक लिफाफा निकालकर मुजम्मिल को दिया। मुजम्मिल ने लिफाफा लेकर उसमें से तस्वीरें निकाली और देखने लगा। फिर एक तस्वीर अलग करके बोला, हाँ यही तस्वीर चाहिए। फिर बाकी तस्वीरें और लिफाफा अपने अब्बू को थमा कर चला गया। मुस्तफ़ा अजीम उन तस्वीरों को दोबारा लिफाफे में डाल रहे थे कि शयान अपनी पुरतजस्सुस फितरत के हाथों मजबूर होकर तेज़ी से उनके पास आ गया और उचक कर तस्वीरों को देखने की कोशिश करता हुआ बोला, ये क्या है? फिर उन तस्वीरों को देखकर पूछा, ये कौन है? तुम्हें नहीं पता कौन है? वो उसकी लाइल्मी को शरारत समझकर मुस्कुराते हुए बोले तो शयान अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपक कर सर दाएं बाएं हिलाने लगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो हंसकर बोले और तस्वीरें लिफाफे में डालने लगे तो शयान उनका बाजू दबोच कर बोला, बताए ना दादा अब्बू ये कौन है? अब्बू उसकी बचकाना से उलझन को महसूस करके चौंके। क्या तुम्हें अब्बू ने कभी इनके बारे में नहीं बताया? उसने नफी में सर हिला दिया। क्या तुमने कभी इनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी? शयान ने एक नज़र गौर से तस्वीर में नजर आते चेहरे को देखा और फिर दोबारा नफी में सर हिलाने लगा। अजीम की पेशानी पर लकीरें उभर आईं। वजदान को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बुड़बुड़ाए। फिर हाथ मारकर दराज बंद करते हुए शयान से बोले, अब्बू ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है, आओ मेरे साथ। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे साथ लिए सोफे पर जा बैठे। फिर वो सारी तस्वीरें उसे एक एक करके दिखाते हुए धीरे धीरे उसे कुछ बताने लगे। मैं ये तस्वीरें अपने पास रख लूं? उनकी बात खत्म हुई तो शयान बोला, हाँ लेकिन अब्बू से जिक्र मत करना, उन्हें उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? उन्होंने रसान से समझाया तो उसने इस्बात ने सर हिला दिया। अगले दिन 9 बजे से कुछ मिनट पहले ही मुजम्मिल अपने साथ वजदान और मुस्तफ़ा अजीम को लिए डॉक्टर अहमद के क्लिनिक पहुंच गया था। डॉक्टर अहमद उसे कल बता चुके थे कि आज वो वजदान के साथ सिटिंग रखेंगे। वो लोग रूम में दाखिल हुए तो डॉक्टर अहमद उनके इस्तकबाल के लिए अपनी सीट से उठ के, ये गालबन उनके मिजाज का हिस्सा थी। उन तीनों को कुर्सियां पेश करके वो खुद भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। हाँ तो बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? मुस्तफ़ा अजीम को लगा वो क्लिनिक नहीं आए बल्कि किसी अजीज से मिलने उसके घर जा पहुंचे। उनकी बेतकल्फी पर अजीब सा महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, इसकी क्या ज़रूरत है डॉक्टर साहब? मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं, सर हिलाकर अपने आप से बोले, चाय ही मंगवा लेता हूँ। और इंटरकॉम उठाकर चाय लाने को कहा। जब चाय आई तो उन्होंने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चाय लाने वाले लड़के को जाने का इशारा किया और खुद अपनी जगह से उठकर चाय बनाने लगे। कितनी चीनी लेते हैं मुस्तफ़ा साहब? वो चेहरे पर अजीब से तासुरात के साथ बोले, 1.5 चम्मच। फिर उन्होंने मुजम्मिल से भी यही सवाल किया। मुस्तफ़ा अजीम के बरक्स उसके चेहरे पर अचंभे का कोई तासुर नहीं था। उसे मालूम था डॉक्टर अहमद अपने मरीजों से इसी तरह पेश आते हैं। 2 चमचे, उसने कहा। डॉक्टर अहमद ने चीनी मिलाकर उनके कप उनके सामने रखे। फिर तीसरे कप में चाय डालकर शुगर पॉट हाथ में लिया और वजदान से पूछा, कितने चमचे? फिर फौरन ही बोले, लेकिन मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ जबकि मुझे मालूम है तुम मीठी चाय पीते हो, 3 चमचे काफ़ी होंगे। उनकी खुद कलामी सुनकर बेसाख्ता वजदान की जुबान से निकला, मैं चाय बिना शक्कर के पीता हूँ। डॉक्टर अहमद ने हाथ में पकड़ा चीनी का चमचा शुगर पॉट में उलट कर वजदान की तरफ मुस्कुराकर देखा और बगैर चीनी के चाय का कप उसे पकड़ा दिया। मुस्तफ़ा अजीम को अचानक ही उनके अब तक के रवैये की वजह समझ आ गई। वजदान की ये आदत खुद उन्हें भूल चुकी थी, बल्कि शायद किसी को भी उसकी ये आदत याद नहीं रही थी, क्योंकि जब से वो वापस आया था उसे चीनी मिली चाय ही मिल रही थी और वजदान भी आराम से पी लेता, वरना 10 साल पहले वो चीनी वाली चाय को हाथ भी नहीं लगाता था। डॉक्टर अहमद को यकीनन ये बात आफाक ने बताई होगी और अब उन्होंने गैर महसूस अंदाज में वजदान को उसकी एक भूली हुई आदत याद करा दी थी। मुस्तफ़ा अजीम अचानक उनसे बहुत मुतासिर नजर आने लगे थे। उन्होंने मुजम्मिल को देखा जो उनके तासुरात की तब्दीली को महसूस करके मुस्कुरा रहा था। फिर जितनी देर में चाय पी गई उन्होंने वजदान से कोई बात नहीं की। चाय ख़त्म होने के बाद डॉक्टर अहमद उसके दाएं बाएं बैठे उसके वालिद और भाई से बोले, आप दोनों के साथ काफ़ी बातें कर लीं, अब मेरा जी चाह रहा है कि वजदान से भी कुछ गपशप हो जाए। मुजम्मिल, वालिद साहब को लाउंज में ले जाओ। और मुजम्मिल फ़ौरन उठकर मुस्तफ़ा अजीम की तरफ आ गया। चने अबू बाहर चलकर बैठते हैं। फिर उन्हें साथ लिए कमरे से बाहर आ गया। वजदान ठीक तो हो जाएगा मुजम्मिल? वो आस भरे लहजे में बोले, इंशाल्लाह आप अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फिर डॉक्टर साहब भी तो वजदान को पर्सनल अटेंशन दे रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वजदान ठीक हो जाएगा, आप यहाँ आराम से बैठें और बिल्कुल परेशान ना हो। उन्हें तसल्ली देते हुए मुजम्मिल ने उन्हें अपने साथ ही सोफे पर बिठा लिया।
उन दोनों के कमरे से निकलते ही डॉक्टर अहमद वजदान की तरफ मतवज्जे हुए। हाँ तो बरखुरदार, अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ भी। जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, कौन सा मौसम अच्छा लगता है, या स्पोर्ट्स के बारे में ही कोई बात कर लो। आफाक ने मुझे बताया था तुम कॉलेज में फुटबॉल टीम के कप्तान थे। तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? वो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और कहीं भी जवाब देने के लिए रुके नहीं। चौकोर पेपर वेट को हाथ में लेकर घुमाते वजदान को देखते हुए उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि वो इस वक्त सोच में डूबा लग रहा था, पर उसकी आंखों की उलझन बता रही थी कि वो अपनी सोच को मुर्तकज नहीं कर पा रहा। डॉक्टर अहमद ने चुप होकर उसे देखा, फिर बोले, ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है। वजदान ने उनकी तरफ देखा तो वो अपने अंदाजे की वजाहत में बोले, दरअसल मैं सोच रहा था कि टेबल पर व्हाइट और ब्राउन कलर के पेपर वेट भी रखे हैं, मगर तुम अपने सामने रखे इन पेपर वेट्स को छोड़कर दूर रखे ब्लू पेपर वेट को उठा के उससे खेल रहे हो। ये पेपर वेट ब्लैक कलर का है। वजदान ने पेपर वेट की तरफ देखे बगैर कहा, अरे हाँ, ये तो ब्लैक ही है। वो चौंक कर बोले, जैसे पहले कभी उसके कलर पर ध्यान ना दिया हो। वजदान को समझने में दिक्कत नहीं हुई कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। उसने पेपर वेट नीचे रखा और दोनों बाजू सीने बांधते हुए कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया। डॉक्टर अहमद फिर से शुरू हो गए, अच्छा तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? बुक रीडिंग। उन्होंने टेबल की तरफ देखते वजदान को देखकर कयास किया, फिर खुद ही कहने लगे, ऑफ कोर्स बुक रीडिंग ही होगी। तुम्हारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आमतौर पर लोग इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि फारिग वक्त को भी गंवाना पसंद नहीं करते और ऐसी ही कोई हेल्दी एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। वैसे मुझे भी बुक रीडिंग का शौक है, कभी कभार कुछ वक्त निकाल कर लाइब्रेरी भी चला जाता हूँ। इस मामले में मेरी आदत बिल्कुल मलीहा जैसी है। उन्होंने इतने अचानक मलीहा का नाम लिया था कि वजदान ने करंट खाकर उन्हें देखा। वो उसकी कैफियत को नोट करने के बावजूद बोलते रहे, मुश्ताक यूसुफी मेरे फेवरेट राइटर हैं और उनकी ये किताब तो मुझे ख़ास तौर पर पसंद है। चलो मैं तुम्हें उनकी कुछ लाइन सुनाता हूँ। बोलते बोलते वो उठे और वजदान के सामने रखी किताब उठा ली। उन्होंने उसे हाथों की हरकत इतनी नुमाया रखी कि वजदान ज़रूर मतवज्जे होता। फिर जैसे ही वो किताब उठाते उसकी नज़र किताब के नीचे रखी मलीहा की तस्वीर पर भी पड़ती, जो उन्होंने मुजम्मिल से ख़ास तौर पर मंगवाई थी और हदायत की थी कि तस्वीर ऐसी हो जिसमें मलीहा का चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा हो। उनके हाथ की हरकत पर वजदान बेसाख्ता मतवज्जे हुआ था और उसकी नज़र बंद गई। डॉक्टर अहमद सरसरी सी नज़र उस पर डालकर किताब खोलते हुए उसमें से कुछ लाइंस पढ़कर सुनाने लगे। गाहे बगाहे वो उसे भी देख लेते जिसके चेहरे पर तनाव की कैफियत नजर आ रही थी, और ज़रा देर में ही उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि वजदान उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा तो किताब बंद करके टेबल पर रखते वो उसके साथ वाली चेयर पर आ बैठे। उसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ाकर मलीहा की तस्वीर उसके सामने से उठा ली। वजदान हड़बड़ा कर चौंका, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। डॉक्टर अहमद ने उसके बाजू पर हाथ रखकर तस्वीर उसके सामने लहराई। दिल चाह रहा है तो कुछ देर और देख लो। वजदान ने गर्दन मोड़े बगैर ही इंकार में सर हिला दिया तो वो कस्तन मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, तुम्हें तस्वीर की क्या ज़रूरत, जब बिलमुशाफा मुलाकात हो जाती है। वैसे बातें तो खूब होती होंगी। क्या बातें होती हैं? उनके पूछने के अंदाज में इतनी शोखी थी जैसे कॉलेज बॉय अपने दोस्त से डेट का अहवाल मालूम कर रहा हो। वजदान ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं उनकी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ। अब वो एकदम से संजीदा नजर आने लगे। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? वजदान ने आंखें बंद कर ली। मैं बस इतना चाहता था कि एक दिन वो खुद मेरे पास चली आए और कहें, लो मैं तुम्हारी हुई। उसने आंखें खोल दी। एक बार उन्होंने भी चाहा था कि मैं उनके पास आ जाऊं और वो मुझसे सब कह दें जो उन्होंने कभी नहीं कहा। फिर मैं उनके पास गया भी, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया, खुद बुलाकर मुंह फेर लिया। वजदान होंठ काटने लगा। बहुत तकलीफ हुई थी, अब भी होती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मोहब्बत की उसे रहम की आदत नहीं। जीते जी भी शराब दिखाए और मरकर भी शराब दिखाती हैं। अब डॉक्टर अहमद को कुछ पूछने या कहने की ज़रूरत नहीं रही थी। वो बिना रुके बोलता ही चला गया। 2 घंटे बाद जब वो डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो जज्बाती मौरकों से गुजर कर आ रहा है। मुस्तफ़ा अजीम उसे देखते ही खड़े हो गए, फिर तेज़ी से उसके पास चले आए। तुम ठीक हो बेटा? जी अब्बू, उसने खोखली आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? आप दोनों को अंदर बुलवाया है, उसने मुजम्मिल की बात का जवाब देते हुए कहा। तो मुजम्मिल बोला, ठीक है तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर वजदान को छोड़कर वो दोनों डॉक्टर के कमरे में चले आए। मुझे उनकी बीमारी का पता चल गया है, ये शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हैं। वो दोनों बैठ चुके तो डॉक्टर अहमद ने किसी सवाल से पहले ही कह दिया। अपने पिछले रवैये के बरखिलाफ वो इस वक्त प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा अजीम ने उनकी बात सुनी, फिर कदरे हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? वो समझाने लगे, ये एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसमें मरीज़ अपनी सोच और ख्वाहिशात की
دنیا میں جیتا ہے اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ، یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے، اس کے جواب آپ کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے، اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں، یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن یہ مریض سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں، بس اس پہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکے تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% معنوی ہیں۔ اس حالت کو عام الفاظ میں سیلف ایبزارپشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکیوٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گرد آلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی خلا میں گھورنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو یہی مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ شیزوفرینیا کی ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر احمد اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر اس کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیلف ایبزارپشن کے فیز سے گزرا تھا، حالانکہ وہ جلدی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شیان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے ہی اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے، گو کہ یہ علامات شدید نہیں، اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ کافی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی روح ہر وقت بہتی رہتی ہے، اور اس کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے، اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر احمد نے ترہم آمیز نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے، اور یہ کسی مچھلی کی طرح ہی ہے جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے، اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں، پھر وہ کچھ سوچ کر بولے۔ لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہے۔ ایسی سچویشن میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔
डॉक्टर अहमद संजीदगी को तर्क करके मुस्कुराए। क्यों नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे मरीजों का इलाज मुश्किल नहीं होता, असल मसला उनका एतमाद हासिल करना है, क्योंकि अक्सर मरीज कभी नहीं मानते कि जो वो देख रहे हैं वो मौजूद ही नहीं। लेकिन वजदान के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो कबूल करता है कि मलिहा की डेथ हो चुकी है और हेलुसिनेशंस को भी सराब कहता है। इस सूरत में इलाज करना बहुत आसान हो जाता है और उसकी यादाश्त उनके तसल्ली देने पर मुजम्मिल की फिक्रमंदी कम तो हुई थी, ख़त्म नहीं हुई। उनकी मुस्कुराहट और भी गहरी होगी, वो तो रीस्टोर होना शुरू भी हो चुकी, बल्कि हकीकतन तो वजदान की यादाश्त गई ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि 10 साल तक वो हर पल मलिहा को सोचता रहा है, किसी और याद को उसके जहन में जगह नहीं मिली तो वो फ्रंट साइड से हट कर बैक साइड पे चली गई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम किसी चीज़ को कहीं रख कर भूल जाए, मगर याद करने पर याद आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी थी। वजदान कुछ भी भूला नहीं है, बस उसे याद नहीं रहा। जबकि याददाश्त का गुम होना तो इसे कहते हैं जब कोशिश के बावजूद किसी को कुछ याद ना आए। लेकिन वजदान जैसे जैसे अपनी पिछली ज़िंदगी की तरफ लौटेगा, उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। लेकिन इस दौरान आप लोगों को वजदान का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि याददाश्त की बहाली के अमल के दौरान अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ देर तक वो उन्हें वजदान के मुतालिक हदायत देते रहे, फिर मुजम्मिल उनसे दवाओं का पर्चा लेकर अगली सिटिंग की अपॉइंटमेंट सेट करते हुए अपने अब्बू के साथ जाने के लिए खड़ा हुआ और उनसे हाथ मिलाकर दोनों कमरे से बाहर चले गए।